गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज ऑनलाइन क्लासेस में एक बेहतर टॉपिक्स आज आप लोगों के सामने रिप्रेजेंटेशन करने जा रहा हूं। यह टॉपिक इतना यूनिक है, इतना महत्वपूर्ण है कि पूरी दुनिया इस टॉपिक्स के प्रति मंथन कर रही है और लगातार चिंतनशील है। डियर स्टूडेंट्स, आप लोग समाचार पत्र में, पत्र पत्रिका में अपने क्लास के विषय वस्तु में जरूर पढ़ते होंगे ग्लोबल वार्मिंग। ग्लोबल वार्मिंग आप जरूर पढ़ते होंगे। ग्लोबल वार्मिंग, ग्लोबल। डियर स्टूडेंट्स, ग्लोबल वार्मिंग का मतलब होता है वैश्विक उष्मीकरण। वैश्विक उष्मीकरण मतलब पूरे दुनिया में विश्व स्तर पर ऊष्मा का इंक्रीमेंट इस ग्रीन हाउस इफेक्ट के चलते हो रहा है। अगर इस पर हमारे दुनिया के सारे देश अगर ध्यान नहीं देते हैं, एक दिन यह ग्रीन हाउस इफेक्ट विनाश के लीला जो अत्यंत ही प्रलयकारी, प्रचंडकारी और विध्वंसकारी होगा। तो सबसे पहले हम लोग यह समझें कि ग्रीन हाउस इफेक्ट, ग्रीन ग्लास हाउस इफेक्ट और हरितगृह प्रभाव आखिर है क्या, जिसको कि हम लोग तोते की तरह, हमारे स्टूडेंट्स तोते की तरह इससे संबंधित प्रश्न उत्तर को याद करते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, याद करने की आवश्यकता नहीं है। आज के कंपटीशन के युग में इसके कॉन्सेप्ट को गहराई से समझना। डियर स्टूडेंट्स, जहां पर की टेम्परेचर 15 डिग्री सेल्सियस, बिलो 15 डिग्री सेल्सियस, जहां पर कि बीजों के जर्मिनेशन में, पौधों के सर्वांगीण विकास में, छोटे मोटे पैमाने पर साग सब्जियों के उत्पादन और फसलों का उत्पादन संभव नहीं है, वहां पर हम लोग क्या करते हैं? वहां पर वैज्ञानिक स्तर पर क्या की जाती है? एक स्पेशल कांच का, एक स्पेशल कांच का हाउस या प्लास्टिक का हाउस जो पारदर्शी हो, प्लास्टिक का रूफ एंड दीवार प्लास्टिक का, रूफ कांच का, दीवार प्लास्टिक का, दीवार कांच का, स्पेशल कांच का बना हुआ होता है। तो डियर स्टूडेंट्स, तो इसकी क्या विशेषताएं होती है इस ग्रीन हाउस, इस ग्रीन ग्लास हाउस का? सूर्य के यहां से जो किरणें चलती है उसका 1/3 पार्ट इंफ्रारेड और रक्त प्रकाश, और छोटी तरंग दैर्घ्य वाली जो प्रकाश जो कि मुझे प्रकृति के हर वस्तुओं को अनुभूति कराती है, उसे कहते हैं विजुअल लाइट, दृश्य प्रकाश। इंफ्रारेड
बताएगा, गर्माहट के रूप में अपने उपस्थिति को बताएगा। यह ग्लोइंग, यह प्रकाश में नहीं करेगा। ये हमारे प्रकृति के सारे वस्तुओं को दृश्यमान करता है। तो डियर स्टूडेंट्स, वह कांच का जो छत है केवल दृश्य प्रकाश को, जो छोटी तरंग दैर्घ्य की प्रकाश है और अवरक्त प्रकाश को आने देता है, और बाकी बात प्रकाश को रेसिस्टेंस, उस पर प्रतिरोध लगा देता है। ये किरणें कांच से होकर प्रवेश की, हमारी पृथ्वी गर्म हुई, हमारे ऑब्जेक्ट गर्म हुए, हमारे प्लांट गर्म हुए, हमारे सारे ऑब्जेक्ट गर्म हुए। तो जो किरणें आ रही है वह है विजिबल लाइट या इंफ्रारेड। अब यह पृथ्वी क्या करती है, यह तप्त ऑब्जेक्ट क्या करता है, यह प्लांट क्या करता है, लंबी तरंग लॉन्ग वेवलेंथ के किरणों को, रेडिएशन को एब्जॉर्ब करता है। लंबी तरंग दैर्घ्य के किरणों को यह परावर्तित करता है। लंबी तरंग दैर्घ्य तो यहां तक आया, उसके बाद ये एक प्रकार का सुरक्षात्मक आवरण है। अब वह कांच का प्रूफ, वह कांच का रूप इस प्रकाश को जाने नहीं देता, पुनः पृथ्वी पर वापस कर देता है, जिसके कारण उस ग्लास हाउस के भीतर का इन्वायरमेंट, प्लांट्स, ऑब्जेक्ट्स, सब्जी, साग, छोटे छोटे प्लांट, इनको एक सफिशिएंट टेम्परेचर मिलता है और इसका सर्वांगीण रिक्वायरमेंट, डेवलपमेंट होता है, विकास होता है। इसलिए इसका नाम पड़ा ग्रीन हाउस। ये खासकर ठंडे प्रदेश में, जहां की टेम्परेचर हमेशा बिलो 15 डिग्री सेल्सियस या इक्वल टू 15 डिग्री सेल्सियस रहता है। तो डियर फ्रेंड्स, आज के डेट में हमारे पास जो ऊर्जा का स्रोत है वह है परंपरागत नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेस, परंपरागत नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेस, जिसकी उपलब्धि, जिसका रीजनरेशन संभव नहीं है। एक समय ऐसा आएगा कि ये सारे नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेस समाप्त हो जाएंगे। तो हम जनसंख्या जिस गति से बढ़ रही है, औद्योगिकरण, टेक्नोलॉजी का विकास जिस गति से हो रहा है, कल कारखाने जिस गति से दिन रात परंपरागत ऊर्जा के स्रोतों का प्रयोग कर रहे हैं, थर्मल पावर स्टेशन दिन रात परंपरागत ऊर्जा के स्रोतों का प्रयोग कर रहे हैं, स्वचालित इंजनों में, ट्रेन में, ट्रक में, बस में, ट्रेन में, विभिन्न प्रकार के व्हीकल में, घरेलू डोमेस्टिक यूज में, इंडस्ट्रियल यूज में हम लोग परंपरागत नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स का ही उपयोग करते हैं। तो डियर स्टूडेंट, तो इससे होता है क्या भाई? प्रयोग करते हैं तो प्रयोग करते हैं, तो इससे होता है क्या? विभिन्न प्रकार के हार्मफुल गैसें बनती है, कार्बन डाइऑक्साइड, ये ह्यूमन एक्टिविटीज का परिणाम है। जितना प्रकृति का आप दोहन करेंगे उसका परिणाम खुद आपको भोगना पड़ेगा। ह्यूमन एक्टिविटीज का ये परिणाम है CO2 गैस, CH4 गैस, CFC2, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, नाइट्रोजन के ऑक्साइड, ये गैसें क्या करती है? एक प्रकार का आवरण बना देती है, जैसा कि ग्रीन हाउस को, ग्रीन हाउस के बारे में, ग्रीन ग्लास हाउस के बारे में मैंने बताया कि इसका क्या यूटिलाइज है। ठीक उसी प्रकार प्रकृति में ये सभी गैसें एक प्रकार का आवरण बना देती है। इस प्रकार सूर्य के यहां से आने वाली केवल विजिबल लाइट और
कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, नाइट्रोजन के ऑक्साइड, ये जो चालन के रूप में आवरण बना, ये आवरण केवल विजिबल लाइट और इंफ्रारेड रेज को ही अंदर प्रवेश करने देती है। नतीजा यह होता है पृथ्वी गर्म होती है उस छोटी तरल दैर्घ्य वाली प्रकाश से, विजुअल लाइट से, जो प्रकृति के हर वस्तुओं को हमको दिखाने में सक्षम करवाती है। यह विजुअल लाइट, दृश्य प्रकाश, कहने का मतलब which light has wavelength between red and weak। बैंगनी और लाल तरंग के बीच का जो रेंज है, जो लाइट है, उसको हम लोग विजुअल लाइट करते हैं। तो यह आवरण केवल दृश्य प्रकाश को इंफ्रारेड को आने दिया। आने के बाद पृथ्वी गर्म हुई, हमारा ऑब्जेक्ट गर्म हुआ, हमारा प्लांट गर्म हुआ, और ये ऑब्जेक्ट जो तप्त ऑब्जेक्ट, जो होटेस्ट ऑब्जेक्ट है, वह क्या करता है, लंबी तरंग दैर्घ्य वाली प्रकाश को ऊपर जाने नहीं देता, उसको पुनः वापस ला दिया पृथ्वी पर। नतीजा ये हुआ कि पृथ्वी का टेम्परेचर उत्तरोत्तर बढ़ते जा रहा है। तो यह कैसा काम किया भाई, ग्रीन हाउस की तरह काम किया, ग्रीन हाउस की तरह काम किया। इसलिए जो नेचुरल ये फॉर्मेशन है, जो नेचुरल फॉर्मेशन है, जस्ट लाइक एज टाइप ग्रीन हाउस इफेक्ट, या वो आर्टिफिशियल हुआ या नेचुरल हुआ, ये किरणें पुनः वापस आप पृथ्वी को तो गर्म कर दी, आप पृथ्वी को गर्म कर दी तो फिर वापस जा रही है, फिर उसको जाने नहीं देता है, और बाहर से केवल विजिबल लाइट और इंफ्रारेड ही आ रही है, केवल इंफ्रारेड और विजिबल लाइट ही आ रही है। और पृथ्वी जब गर्म होती है, ऑब्जेक्ट गर्म होता है, भवन गर्म होता है, प्लांट गर्म होता है, तो लंबी तरंग दैर्घ्य की प्रकाश को रिफ्लेक्ट करता है, लेकिन यहाँ तक तो पहुंचता है, लेकिन ये जो आवरण है गैसों का, उसे पुनः वापस कर देता है। नतीजा ये होता है कि पृथ्वी का टेम्परेचर बढ़ते जाता है। और इसका परिणाम कि अगर हम लोग ध्यान नहीं देंगे, जितने भी बर्फीली प्रदेश के, जितने भी पहाड़ों पर, जितना भी टुंड्रा प्रदेश वगैरह, जितना भी शीत मतलब कि कोल्डेस्ट जो रीजन्स है, वहां की बर्फ पिघलेगी, और बर्फ पिघलेगी तो पूरी दुनिया हमारी जलमग्न हो जाएगी। इसके संदर्भ में 1997 में जापान के एक शहर क्वेटा में अंतरराष्ट्रीय मीटिंग की गई थी, 142 कंट्री भाग लिए थे। उसमें सबसे कहा गया कि भाई 1997 में बैठक हुई थी, 1992 के बाद जो कार्बन डाइऑक्साइड में टेम्परेचर में जो इंक्रीमेंट हो रहा है, उसके जिम्मेदार हम सभी हैं। हम लोग सावधानी बरतें और परंपरागत ऊर्जा के स्रोतों का उपयोग कम करें, जिसका कुछ सकारात्मक प्रभाव पड़ा, जिसका कुछ सकारात्मक प्रभाव पड़ा। अगर ये सभी देश दुनिया के इसके प्रति अगर चिंतनशील नहीं रहेंगे, तो 2050 तक 1.5 डिग्री सेल्सियस से 4.5 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बढ़ जाएगा और पूरी दुनिया जलमग्न हो जाएगी, और यह ग्लोबल वार्मिंग एक प्रचंड विनाश लीला लेकर इस दुनिया के अस्तित्व को ही मिटा सकता है। यह ग्लोबल वार्मिंग वैश्विक
ये नेचुरल हुआ और ये आर्टिफिशियल हुआ। जहां पर टेम्परेचर 15 डिग्री से बिलो होता है या 15 डिग्री सेल्सियस तक होता है, वहां पर आर्टिफिशियल तरीके से स्पेशल कांच का भवन बनाते हैं। और स्पेशल कांच के भवन की यह विशेषताएं होती है कि विजुअल लाइट और इंफ्रारेड रे ही अंदर प्रवेश करती है और नीचे के ऑब्जेक्ट, घर के अंदर का ऑब्जेक्ट, प्लांट, साग सब्जी गन होकर लंबी तरंगदैर्घ्य प्रकाश को रिफ्लेक्ट करते हैं और वह किरणें केवल कांच के रूप तक जाता है, फिर वहां से वापस आ जाता है। नतीजा ये होता है कि उस घर के अंदर का एनवायरनमेंट गर्म रहता है, बीजों का जर्मिनेशन होता है, साग सब्जियों का, छोटे मोटे प्लांटों का सर्वांगीण विकास होता है। और ये हो गया तो टेम्परेचर यहाँ कैसे बढ़ा? ग्रीन ग्लास हाउस के द्वारा। ठीक वही फंक्शन यहाँ पर है। हम जो परंपरागत ऊर्जा के स्रोतों का कोयला, पेट्रोलियम, डीजल, केरोसिन, गोइठा, लकड़ी या जो भी हम लोग यूज करते हैं, यह ह्यूमन एक्टिविटीज का परिणाम है। CO2, CH4, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, नाइट्रोजन के ऑक्साइड, etc. यह एक प्रकार ग्रीन हाउस की तरह एक आवरण बना देता है। सूर्य के यहाँ से आने वाली किरणें में केवल विजुअल लाइट और इंफ्रारेड लाइट को आने देता है, चूंकि यह कम तरंगदैर्घ्य की प्रकाश है। जब ये किरणें पृथ्वी के सारे ऑब्जेक्ट को गर्म करता है तो वह ऑब्जेक्ट लंबी तरंगदैर्घ्य के प्रकाश को वापस करता है। प्रकाश यहाँ तक आता है लेकिन यह आवरण जाने नहीं देता है, पुनः वापस पृथ्वी पर कर देता है, जिसके कारण यह रिफ्लेक्टेड रेडिएशन, जिसके कारण टेम्परेचर में उत्तरोत्तर बढ़ते जा रहा है। इसके चलते 1997 में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बैठक की गई थी, सारे देश इसके प्रति चिंतनशील थे। नतीजा ये हुआ कि वैसा अप्रत्याशित विनाश लीला नहीं हुआ। अगर सारे दुनिया के देश अगर परंपरागत ऊर्जा के स्रोतों, ह्यूमन एक्टिविटी पर अगर कंट्रोल नहीं करेंगे तो ऐसा अनुमान किया जा रहा है कि 2050 तक 4.5 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बढ़ जाएगा और पूरी दुनिया जलमग्न हो सकती है। डियर स्टूडेंट्स, तो एक आर्टिफिशियल ग्रीन हाउस, ग्रीन ग्लास हाउस ठीक उसी के फंक्शन पर ये काम करता है। कार्बन डाइऑक्साइड, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, नाइट्रोजन, नाइट्रोजन के ऑक्साइड, etc. यह भी एक प्रकार का ग्रीन हाउस इफेक्ट तरह ही काम करता है। यह भी टेम्परेचर को इंक्रीज करता है, वह भी टेम्परेचर को इंक्रीज करता है। वह कोल्ड रीजन का प्रोसेस है और ये पूरे दुनिया का प्रोसेस है, इसलिए इसको कहते हैं ग्लोबल वार्मिंग। डियर फ्रेंड्स, हम लोगों ने आज एक बेहतर उपलब्धि, बेहतर जानकारी मैं आप तक पहुंचाने का प्रयास किया। मैं यही चाहता हूं कि आप किसी भी टॉपिक्स का एक्चुअल, सही, व्यापक और ए लिटिल नॉलेज इज डेंजरस थिंग के लोकोक्ति से एकदम सही कॉन्सेप्ट सीखिए, सही जानकारी सीखिए और गहराई में जाइए। और हर टॉपिक्स में, इस टॉपिक्स में जितने भी टर्म आए हुए हैं सबके संदर्भ में मैंने एक एक करके बताया है। डियर फ्रेंड्स, अब शायद इस संदर्भ में ऐसे तो इसकी हिस्ट्री कहा भी गया है। नाम अनंत हरि, कथा अनंता। अगर इसके संदर्भ में मैं जितना भी कहूँगा वह कम ही होगा, लेकिन डियर स्टूडेंट्स, आप एक स्टैंडर्ड क्लास 10 तक ही हैं, इसलिए इतना ही आपके लिए सफिशिएंट है। थैंक यू वेरी मच।